स्पार्क लर्निंग कैंपस में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी का चैप्टर 5 विशेषण एवं उनके भेद लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसको पूरे वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं विशेषण के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। विशेषण तो जिन शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन शब्दों को विशेषण बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने बोला कि गीता सुंदर है, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, गीता सुंदर है। गीता सुंदर है। तो यहाँ पे जो सुंदर है ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा विशेषण है। क्या हो जाएगा? ये हमारा विशेषण हो जाएगा। ठीक। इसके बाद आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेष्य कहलाते हैं। यानी विशेषण शब्द जो है जिसने इसकी विशेषता बताई है, चाहे वो संज्ञा का शब्द हो या फिर सर्वनाम का शब्द हो, वो क्या कहलाएगा? विशेष। तो जो गीता है, गीता वो क्या हुई? हमारी विशेष हुई, विशेष। ठीक। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी विशेष हो गई। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, दूसरा सेकंड एग्जाम्पल। जैसे हमने बोला खूंखार शेर दहाड़ रहा है। खूंखार शेर दहाड़ रहा है। इसको देखते हैं, खूंखार शेर दहाड़ रहा है। तो इसमें जो खूंखार होगा, ये खूंखार, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा विशेषण कहलाएगा, क्योंकि विशेषता बता रहा है कि शेर कैसा है? खूंखार। और शेर क्या है? शेर एक संज्ञा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा विशेष्य हो जाएगा। ठीक। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बार और हम लोग बात जान लेंगे कि इसकी एक ट्रिक भी होती है पहचानने की, वो भी समझ लेते हैं क्या होती है ट्रिक। तो समझते हैं कि पहचान, इसकी हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कैसे आपको पहचानना है। तो हमको क्या करना है कि विशेषण शब्द की पहचान जैसे हमें करनी है, तो हमको क्या करना? क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। क्या बोलना पड़ेगा? जैसे कैसा, ठीक, या कैसी, या फिर कितना, या कितनी। इस प्रकार के हम लोग को प्रश्न बनाने पड़ेंगे इससे रिलेटेड। तो जब हम लोग कैसा, कैसी, कितना, कितनी आदि शब्दों से प्रश्नों के उत्तर के रूप में जो भी शब्द प्राप्त होगा उसे ही विशेषण शब्द हम लोग मानेंगे। कैसे? जैसे हमने एक प्रश्न आपसे किया, जैसे आपसे एक हमने प्रश्न किया कि मोहन कैसा लड़का है। मोहन कैसा लड़का है, ये प्रश्न किया। तो जब हमने ये प्रश्न किया, हमने क्वेश्चन क्या किया? मोहन कैसा लड़का है।
तो उत्तर हमको क्या मिला कि मोहन, कैसा जगह क्या उत्तर मिला, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, ये हमको। तो कैसा की जगह हमको क्या मिला, अच्छा, तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा विशेषण हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा, कैसी, कितना, कितनी, इन शब्दों से जब हम लोग प्रश्न बनाएंगे, तो जब इन पूरे वाक्य से जब प्रश्न बनेगा, कैसा लगाकर, कैसी लगाकर, कितना, कितनी लगाकर, तो इनके स्थान पर, इन शब्दों के स्थान पर जो भी शब्द आएगा तो वही हमारा विशेषण कहलाएगा। हमने क्वेश्चन किया मोहन कैसा लड़का था, ठीक, तो कैसा की जगह क्या आया आंसर में कि मोहन अच्छा लड़का है, तो अच्छा हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं कि मोहन गंदा लड़का है, गंदा, ठीक, गंदा, तो ये भी कैसा की जगह वर्ड आया है, गंदा, तो ये हो जाएगा, ये भी विशेषण हो जाएगा अपने आप में। अच्छा आए, गंदा आए, ठीक है ना, बुरा आए, कोई भी अगर शब्द आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, वो सारे विशेषण कहलाएंगे। ठीक, ये तो बात हो गई विशेषण और विशेष की। विशेष समझ में आ गया, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं विशेष कहलाते हैं, और उनकी जो विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद देखिए कितने बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं। विशेषण के भेद 4 बताए गए हैं, कुल 4 भेद होते हैं। कितने, 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले गुणवाचक, इसके बाद परिमाणवाचक, इसके बाद संख्यावाचक, और चौथा हो गया सार्वनामिक विशेषण। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उसके 2 उपभेद होते हैं। क्या होते हैं इसके, क्या होते हैं, 2 उपभेद। कौन कौन सा, पहला कौन सा हुआ, निश्चय परिमाणवाचक, और दूसरा क्या हुआ, अनिश्चय परिमाणवाचक। इसी प्रकार जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसके भी 2 उपभेद होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, तो पहला निश्चय संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चय संख्यावाचक। ठीक, तो विशेषण के भेद 4 होते हैं। अब एक एक भेद को हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, गुणवाचक विशेषण, इसको हम लोग समझते हैं कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण धर्म, उसके स्वभाव आदि का बोध कराते हैं तो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो किसी संज्ञा शब्द या फिर सर्वनाम शब्द के गुणों को, स्वभाव को, उनके दोषों को आदि का बोध कराते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथी, तो इसमें हाथी कैसा है, सफ़ेद है, तो ये हमारा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। ठीक, उसके गुण को बता रहा है कि सफ़ेद है। फिर सुंदर बालक, तो बालक कैसा है, सुंदर है, उसके गुण को प्रतीत कर रहा है तो ये गुणवाचक होगा। फिर अच्छी लड़की, लड़की कैसी है, अच्छी है, तो इसमें भी गुणवाचक होगा। फिर फटी साड़ी, फटी कटी, ठीक है ना, ये गुणवाचक विशेषण की निशानी को बताता है। इसके बाद पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता ये दिशा संबंधी चीज़ को दर्शा रहा है, पश्चिमी सभ्यता। या फिर नीली पीली साड़ी,
नीली पीली साड़ी, गाड़ियाँ, ठीक है। तो ये सारे किसको दर्शाएंगे? गुण को बताएंगे। अब हम लोग एक नोट पॉइंट हमेशा हम लोगों को याद रखना है कि विशेषणों में इनकी संख्या सर्वाधिक होती है, यानी सबसे ज़्यादा जो विशेषण होते हैं गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं, सबसे ज़्यादा संख्या इसी में होती है। अब हम लोग एक एक जो मेन मेन विशेषण के प्रकार होते हैं गुणवाचक के अंदर, कौन कौन से संख्याएं आती हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा है? आकार प्रकार। आकार प्रकार में कौन सा आएगा? तो ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, नुकीला, चकोर, हल्का, ठीक। इसके बाद भारी, खुरदरा, मोटा, चौड़ा, तिकोना, ये सब आकार और प्रकार के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद दूसरा देखते हैं गुण। गुणों के अंदर समझते हैं चंचल, बुद्धिमान, मिलनसार, समझदार, प्रतिभाशाली, दयालु, उदार, पवित्र, ईमानदार। जैसे हमने बोला राम एक ईमानदार लड़का है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक। फिर इसके बाद दोष। दोष के अंदर दुष्ट, अयोग्य, यहाँ पर आयोग होगा, ठीक। इसके बाद क्रोधी, पापी, शैतान, चालाक, आलसी, कठोर, भयानक, नीच, ये मात्रा नहीं होगी, नीच। तो ये दोष के अंतर्गत आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं रंग रूप। रंग रूप के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी समझते हैं। तो रंग रूप में कौन आएगा? गोरा, काला, सुंदर, नीला, आकर्षक, सुनहरा, ठीक है ना, गुलाबी, ये रंग रूप के अंतर्गत आएंगे। फिर इसके बाद स्वभाव में क्या क्या आ जाएगा? तो कमजोर है, चालाक है, ठीक, बुद्धिमान है, क्रोधी है, ये स्वभाव को दर्शाएंगे। फिर इसके बाद अवस्था, तो वह बूढ़ा आदमी है, तो ये उसकी अवस्था को बता रहा है, यानी उसके गुण को दर्शा रहा है। ग्रामीण, अमीर, गरीब, रोगी, बलवान, युवा, ठीक। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्थिति। स्थिति के आधार पर देखते हैं कौन कौन से होते हैं। उदास, अमीर, जैसे वह अमीर लड़की है या फिर वह अमीर लड़का है, तो इसकी स्थिति को दर्शा रहा है। ऊपरी, बाहरी, स्थिर, अगला, पिछला। इसके बाद स्थान, तो स्थान में जैसे शहरी, जापानी, विदेशी, देसी आदि। फिर दिशा को दर्शा रहे हैं कौन कौन, जैसे उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, ये सब दिशा का बोध करा रहे हैं ये सब। तो ये भी गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं स्वाद। स्वाद के अंदर जैसे आए खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, मधुर, फीका, नमकीन। तो ये सारे शब्द गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि गुणवाचक में कितने सारे शब्द होते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके और समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लेते हैं कि परिश्रमी लोग सदैव सफल होते हैं। सदैव सफल होते हैं, ठीक। तो परिश्रमी लोग सदैव सफल होते हैं। तो इसमें जो परिश्रमी शब्द है ये वाला, ये हमारा गुण को बता रहा है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक, ठीक। ये विशेषण कौन सा होगा? गुणवाचक।
क्लियर हुआ? तो ऐसे शब्द जो आएंगे तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं परिमाणवाचक, उसको समझते हैं। परिमाणवाचक क्या होता है? तो परिमाणवाचक जब किसी संख्या के साथ, इस चीज को सही से समझना है कि संख्या के साथ मात्रा प्रकट करने वाली इकाई का प्रयोग किया जाता है। संख्या के साथ यानी मात्रा प्रकट करने वाली जो इकाई है, ये और ये, ठीक, ये चीज ध्यान रखनी। संख्या के साथ क्या होगा? इकाई का प्रयोग कर दिया जाता है, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनको गिना नहीं जा सकता है, केवल मात्रा बताई जा सकती है। मात्रा, ये कितनी मात्रा है इसकी, ठीक है ना? तो वो क्या कहलाएगी? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगी। इसमें इकाई का प्रयोग जरूर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी। इकाई का प्रयोग जरूर होगा, यूनिट्स का प्रयोग जरूर होगा। यूनिट्स क्या होती हैं? जैसे किलोमीटर, मीटर, ठीक है ना, और किलो, किलोलीटर, मिलीलीटर, ये सब, ये सारी इकाइयाँ होती हैं। तो ये जरूर आएगी, संख्या के साथ इकाइयाँ जरूर आएंगी, तो उसको परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने बोला 5 किलो, क्या बोला? 5 किलो। तो इसमें जो ये 5 है, ये हमारी क्या आ गई? संख्या। ये तो हमारी संख्या आ गई, और ये हमारा क्या है? ये हमारी इकाई है। तो संख्या, संख्या प्लस इकाई, यानी संख्या तो आएगी आएगी प्लस इकाई भी आएगी, तो ये परिमाणवाचक के अंतर्गत जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं। जैसे हमने बोला 4 मीटर, क्या बोला? 4 मीटर। तो 4 हमारी क्या हुई? ये तो हमारी संख्या हुई, और मीटर क्या हुआ हमारा? ये हमारा हुआ इकाई, ठीक। तो ये दोनों चीजें आएंगी, संख्या तो आएगी आएगी, साथ में इकाई भी आएगी। कहने का मतलब नाप तौल, अर्थात नाप तौल का बोध होगा इसमें, नाप तौल संबंधी। नाप तौल, ठीक, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग परिमाणवाचक के अंतर्गत हम लोगों ने 2 उपभेद ऊपर बताए थे हमने कि 2 उपभेद होते हैं, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। कि परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं? पहले हम लोग 2 प्रकार के होते हैं, ये तो देख लिया है। अब सबसे पहले हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करते हैं। निश्चित एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने बोला एग्जाम्पल में, जैसे हमने बोला 1 किलो, क्या बोला? 1 किलो, ठीक। तो इसमें क्या निश्चित हमें पता चल रहा है कि 1 किलो की बात कही गई है, ठीक। यानी हमारी ये संख्या हो गई, ये हमारी मात्रा हो गई, और कितना है वो चीज़, कितनी? 1 किलो है। फिर जैसे हमने बोला 2 किलो, 2 किलो बोला, 2 kg, तो 2 हमारी क्या हो गई? संख्या हो गई, और किलो ये हमारी इकाई हो गई, ठीक है। फिर यार ने हमने ये बोला, जैसे बोला डलिया भर, डलिया भर, तो ये भी निश्चित के अंतर्गत आएगा। हमको पता है कि डलिया भर चीज की बारे में बात कही जा रही है, ठीक है ना। एक निश्चित इकाई हम लोगों ने माप ली है, उसके आधार पे हमने बोला डलिया भर। ये बात क्लियर हो गई होगी,
अब एक बार अनिश्चित को भी देख लेते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें कोई चीज क्लियर नहीं होती है कि वो कितनी है, ठीक है ना, मात्रा पता नहीं चलती है कि कितनी मात्रा की वो बात कर रहा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत कुछ इस तरीके के शब्द मिलेंगे देखने को, जैसे आ जाए कुछ, कुछ, या फिर जरा सा। आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये इसमें निश्चितता नहीं है, जरा सा, या फिर थोड़ा सा। मात्रा नहीं समझ में आएगी कि कितनी बात कर रहा है, जरा सा, कुछ, थोड़ा सा, तो उसको हम लोग अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अब एक बार हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने बोला बाढ़ से 2 लाख टन गेहूं खराब हो गया। 2 लाख टन गेहूं खराब हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 2 क्या है, हमारी संख्या हुई, और लाख, 2 लाख हमारी संख्या हुई, ये हमारी क्या हुई, संख्या, और टन क्या हुई, ये इकाई हुई। तो इतना तो हमको कंफर्म हो गया कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन कौन सा है, निश्चित है कि अनिश्चित है? तो इसमें साफ साफ बात कर रहा है कि 2 लाख टन गेहूं खराब हुआ है, तो ये कैसा होगा? तो ये होगा निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण। ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। फिर इसके बाद अनिश्चित क्या होता है, उसको भी एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। देखिए, जैसे हमने बोला बाढ़ से लाखों टन गेहूं खराब हो गया, लाखों टन गेहूं खराब हो गया। ठीक, अब इसमें लाखों टन का मतलब यही नहीं हमको पता चल रहा है कि 1 लाखों में 10 लाख, 20 लाख, कितने टन, लाखों टन, तो ये निश्चितता को नहीं दर्शा रहा है। ठीक, लाखों से संख्या प्रतीत हो रही है, टन से हमको इकाई भी प्रतीत हो रही है, लेकिन इसमें यह नहीं क्लियर हो रहा है कि कितने टन, लाखों टन में कितने टन, तो ये हो जाएगा अनिश्चित। अनिश्चित परिमाण। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आगे बढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण को पढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण ये क्या होता है, इसको समझते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की संख्या को प्रकट करते हैं। देखिए, इसमें केवल संख्या की जिक्र हुई है, इकाई का कहीं इसमें जिक्र नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनके भी 2 भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक को देखते हैं। जैसे हमने बोला मैदान में 5 लड़के बैठे हैं, मैदान में 5 लड़के बैठे हैं। ठीक, तो 5 लड़के, यहाँ पे 5 लड़के बैठे हैं, तो निश्चित है ना, संख्या निश्चित है। ये संख्या क्या है? निश्चित है।
कि 5 ही लड़के बैठे हैं, तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। एक चीज़ और हम लोग इसमें समझेंगे, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आएंगी, तो उसको भी समझ लेते हैं। जैसे 2, 3, 4, ये तो आप लोग जानते हैं, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, ठीक। जैसे आ जाए दुगना, दुगना, तो वो भी निश्चित है कि 2 गुना की बात कर रहा है। या फिर क्या आ जाए? तिगुना, ये भी निश्चितता का बोध करा रहा है। इसके बाद जैसे आ जाए 1 दर्जन, आ जाए 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं? 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, ये भी निश्चित है। फिर जैसे आ जाए 2.25, 2.5, ये सारे निश्चित में जाएंगे। 2.25, 2.5, ये सब किस में जाएंगे? ये सब निश्चित संख्यावाचक में जाएंगे, ठीक। और क्या आ सकता है इसमें, समझ लेते हैं। जैसे क्या क्या आ जाएगा? जैसे प्रत्येक व्यक्ति, जैसे बोला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति की अगर बात करेंगे तो ये भी किस में आएगा? निश्चित संख्यावाचक में आएगा। या फिर हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति हो गया, ठीक है ना। या फिर क्या होगा? एक एक आदमी, बात को समझिएगा, एक एक आदमी। ये सारे शब्द अगर आते हैं तो निश्चित संख्यावाचक कहलाएंगे। ये सारे शब्द निश्चित संख्यावाचक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये सारे किस में आएंगे? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक की। इसमें भी संख्या निश्चित नहीं होगी, संख्या निश्चित नहीं होगी, उसको क्या बोलेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने बोला बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, ठीक। तो बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, लाखों, ये संख्या तो है लेकिन निश्चित नहीं है, लाखों में कितने लोग आए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चित। ये क्या है? अनिश्चित संख्या। अनिश्चित। ठीक, अनिश्चित संख्या हो गई। इसके बाद देखते हैं, तो इसमें भी समझ लेते हैं कि अनिश्चित में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं, कौन कौन चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कुछ आ जाए, कुछ, ठीक। या फिर कई आ जाए, या फिर काफ़ी आ जाए, ऐसी चीज़ें आए। या फिर बहुत सारे आ जाए, बहुत सारे, पता ही नहीं चल रहा है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक।
आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, कौन कौन शब्द आ सकते हैं, क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल देकर और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया, क्या लिया कि बहुत सारे छात्र खेल रहे हैं, बहुत सारे छात्र खेल रहे हैं। ठीक, तो इसमें बहुत सारे, अब छात्रों की संख्या तो पता नहीं चल रही कितने हैं, बहुत सारे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनिश्चित। क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। किसकी बात करेंगे, सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। इसकी बात कर लेते हैं कि वह विशेषण शब्द जो संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, संज्ञा की ओर संकेत करते हैं तो क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, तो इसमें ये जो घर है ये किसको बता रहा है, संज्ञा को बता रहा है कि वह घर मेरा है, ये संज्ञा को बता रहा है। इससे पहले कौन सा शब्द आया, वह, तो यही हमारा क्या हुआ, सार्वनामिक। सार्वनामिक यही हुआ। ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको। संज्ञा से पहले शब्द क्या आया, वह, तो ये हमारा हो गया सार्वनामिक। ठीक, लेकिन इसी को एक अलग तरीके से देखते हैं। जैसे लिखा है वह मेरा घर है, बात को समझिएगा, वह मेरा घर है, अब आ गया वह मेरा घर है, तो संज्ञा तो इधर चली गई, वह मेरा घर है। अब यहां पे अगर पूछ दे तब यहां पे जो वह है, वह मेरा घर है, तो ये किसका उदाहरण हो गया, तब ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया कि नहीं हो गया। देखिए थोड़ा सा वाक्य परिवर्तन में विशेषण सर्वनाम में कन्वर्ट हो गया। जैसे लिखा था वह घर मेरा है, तब ये था सार्वनामिक विशेषण, लेकिन जैसे हमने बोला वह मेरा घर है, तो ये अब निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, यानी संज्ञा से पहले शब्द होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह बच्चा बड़ा शैतान है, वह बच्चा बड़ा शैतान है। अब बच्चा क्या हो गई, बच्चा एक संज्ञा हो गई, ये क्या हो गई, संज्ञा। इससे पहले क्या लगा हुआ है, इससे पहले वह लगा है, वह, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा सार्वनामिक। क्लियर हो गया होगा आपको, ये हमारा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक। एक और अच्छा सा एग्जांपल लेके इसको अच्छे समझते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, सार्वनामिक से। एक और एग्जांपल इसका समझते हैं। जैसे हमने बोला कि कोई मिस आरती आपको बुला रही है, आपको बुला रही है, अब इसको समझेंगे। यहां पे देखिए मिस आरती, ये तो हमारी हो गई संज्ञा, क्या हो गई, ये हमारी हो गई संज्ञा। और ये देखिए इससे पहले
शब्द क्या है, कोई, तो ये हमारा हो गया सार्वनामिक। क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक शब्द हो गया कि नहीं हो गया, सार्वनामिक शब्द हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर आपको भी तो आ रहा है, आपको, ये फिर क्या हुआ, तो कोई मिस आरती आपको बुला रही है। अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग कोई को छोड़ दें, अगर हम बोले मिस आरती आपको बुला रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये सर्वनाम कहलाएगा। कौन सा, तो मध्यम पुरुष का। बात क्लियर हो गई, ये मध्यम पुरुष का सर्वनाम आ गया। यहां पे बताया था मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी सब अन्य, तो मिस आरती आपको बुला रही है, मध्यम पुरुष का सर्वनाम हो गया, मध्यम पुरुष। तो सार्वनामिक विशेषण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार प्राविशेषण को समझ लेते हैं, इसको भी, क्योंकि इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्राविशेषण 4 तो हमने देख ही लिए थे टाइप्स, प्राविशेषण को भी देख लेते हैं। तो प्रा का मतलब क्या होता है, प्रा का मतलब होता है विशेष। क्या होता है, प्रा माने विशेष, विशेष। तो जो शब्द किसी विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं, बात समझिए। अब विशेषण शब्द की भी कोई विशेषता अगर बता दे तो उसको क्या बोलेंगे, विशेषण शब्द की विशेषता अगर कोई बता दे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्राविशेषण। ठीक, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, मोहन बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे अच्छा, अगर हम लोग बोलते हैं मोहन अच्छा लड़का है, तो अच्छा हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया विशेषण। ठीक, अच्छा लड़का है, लेकिन मोहन बहुत अच्छा लड़का है, यानी विशेषण की भी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि मोहन अच्छा तो लड़का है लेकिन बहुत अच्छा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राविशेषण। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राविशेषण। आपको चीज क्लियर हो गई, प्राविशेषण। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमने बोला मीरा अत्यंत सुंदर है, मीरा अत्यंत सुंदर है। ठीक, तो मीरा सुंदर है, ठीक है, ये सुंदर जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा विशेषण हो जाएगा, ये हमारा हो गया विशेषण। लेकिन अत्यंत सुंदर है, क्या है, अत्यंत सुंदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। तो प्राविशेषण के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्राविशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, अब आखिरी चीज एक और हम लोग समझ लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती है। हालांकि ये जो पेट, यूपी टेट, सी टेट, इस टाइप के जो परीक्षा से संबंधित शिक्षक भर्ती वाले जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें इतना डीपली नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग और इसको जान लेते हैं। विशेषण के बारे में थोड़ा सा और टॉपिक बना है, बचा है, तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो हम लोग आखिरी टॉपिक विशेषण की अवस्थाएं और पढ़ लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो, तो इसको भी समाप्त करते हैं। इसी प्रकार हम लोग का पूरा फिर सिलेबस विशेषण से संबंधित जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो हमारा विशेषण का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की जो अवस्थाएं हैं देखते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, डिग्रियां पढ़ते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसी प्रकार के विशेषण में भी अवस्थाएं ये हैं: मूलावस्था,
उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब एक एक अवस्था को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले मूलावस्था, इसको देखते हैं। तो मूल अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, वह केवल समान विशेषता ही प्रकट करता है। केवल समान विशेषता प्रकट करेगा, उसके कोई तुलना नहीं की होगी, किसी चीज से या किसी व्यक्ति से कोई तुलना नहीं होगी, समान विशेषता ही प्रकट करेगा। जैसे राम बलवान है, राम बलवान है, उसकी विशेषता है कि बलवान है, किसी से कोई तुलना नहीं हुई है, तो ये मूल अवस्था हो गई। ये क्या हो गई? उसकी मूल अवस्था। फिर अदिति सुंदर लड़की है, अदिति सुंदर लड़की है, अच्छी लड़की है, तो इसकी किसी से तुलना नहीं की गई है, समान विशेषता केवल प्रकट की जा रही है, तो ये मूल अवस्था के अंतर्गत आएगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या होती है? जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण या फिर दोष, गुण या फिर दोष की तुलना की जाती है, तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। ठीक, उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे राम श्याम से अधिक बलवान है, ये देखिए, राम श्याम से अधिक बलवान है, राम श्याम से अधिक बलवान है, तो इसमें तुलना करी जा रही है कि राम जो है श्याम से अधिक बलवान है। तो जब तुलना की जाएगी, जब तुलना की जाएगी तब वहाँ पे कौन सी अवस्था होगी? तब वहाँ पे उत्तरावस्था होगी। यहाँ पे साफ साफ है कि राम जो है श्याम से अधिक बलवान है, इन दोनों में तुलना की गई है, तो ये हो जाएगी हमारी उत्तरावस्था। ठीक, अधिक बलवान। इसके बाद फिर है रजनी रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, अधिक सुंदर है, तो रजनी जो है रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, तो यानी रजनी ज़्यादा सुंदर है, दोनों की अपेक्षा अगर बात की जाए तो वो अधिक सुंदर है, तो तुलना की गई है, इसमें भी उत्तरावस्था होगी। आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। उत्तरावस्था यानी दो व्यक्तियों या पदार्थों के बीच में उनके गुण और दोष को लेकर तुलना की जाती है। फिर उत्तमावस्था क्या होती है? उत्तमावस्था क्या होती है? उत्तमावस्था में क्या होता है? दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक, तुलना तो सबसे करी जाती है, लेकिन एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। यानी कहने का मतलब इसमें कई सारे लोग आते हैं, कई सारे लोगों में सबसे अधिक जो होगा या फिर सबसे कम जो बताया जाएगा वो हमारा उत्तमावस्था के अंतर्गत आएगा। इसको एग्जाम्पल से एक बार क्लियर करके समझते हैं। जैसे विमल सबसे अधिक मोटी है, यानी तुलना कई सारे लोगों की हुई, लेकिन विमल जो है सबसे अधिक मोटी है। ठीक, तो सबसे अधिक जो आया, सबसे अधिक, तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तमावस्था के अंतर्गत आएगा, सबसे अधिक मोटी है। फिर दूसरा, पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, तो अन्न तो हर जगह होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अधिकतम, हाईएस्ट, तो वो होता है पंजाब में, तो यहाँ पे भी उत्तमावस्था आएगी। तो आपको तीनों अवस्थाएं भी पता चल गई होंगी। विशेषण के बारे में भी आपने सीख लिया, विशेषण के भेद के बारे में भी सीख लिया, प्राविशेषण को भी जान लिया, ये सारी चीज़ें आपने जान ली हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सारी चीज़ों को आपने विधिवत तरीके से इस वीडियो में सीखा है। इससे बनने वाले प्रश्नों को भी आगे के वीडियो में करवाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लेकिन ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन की बटन को भी क्लिक कर लेना, ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।